हेलो एवरीवन, अगर आपने इसके पहले के अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उन्हें देख लें। इस सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची मिमी के घर में जाके अपना टाइम पास कर रही होती है और उसके साथ गेम खेल रही होती है। फिर तभी मिमी को उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो क्विंची कहती है कि क्या मेरे स्टूपिड ब्रदर ने अभी तक तुम्हें सरेंडर नहीं किया। और क्विंची उससे पूछती है कि आखिर किसका कॉल था। तो वो उसे बताती है कि विवियान का कॉल था और वो मुझे मिलना चाहती है। और उसे कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे अब फोन करके मिलने बुला रही है। तो क्विंची कहती है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम चाहे कितना भी मना कर लो पर तुम अभी भी मेरे भाई को चाहती हो। ये सुन के मिमी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि प्यार बहुत ही डरावनी चीज होती है और एक बार तुम किसी पर्सन के प्यार में पड़ जाते हो तो समझ लो तुमने खुद उसके हाथ में चाकू दे दिया है जिससे जब चाहे वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। ये सुन के क्विंची को बहुत ही बुरा फील होता है और मिमी उससे कहती है कि तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं फाइनली उसे डिवोर्स दे चुकी हूँ और पिछले 2 साल से उसने जो भी कुछ मेरे साथ किया है उसके लिए अब मैं उसे माफ नहीं कर सकती। तो क्विंची कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग डिवोर्स ले सकते हो और वो घूम फिर के तुम्हारे ही पास आएगा क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो। जिसपे मिमी कहती है कि क्या उस लड़की को मेरा हस्बैंड नहीं मिला था, उसे कोई और लड़का नहीं मिला क्या। इसके बाद फाइनली मिमी उस लड़की से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे विवियान उसे एक्सप्लेन करती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिसपे मिमी कहती है कि अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, तो अब तुम्हें इतना रिग्रेट क्यों हो रहा है। तो विवियान उसे कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है और मैं आपकी फैमिली कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मुझे रिग्रेट किसी भी बात का नहीं है। मुझे सिर्फ वेन्यू के लिए काफी बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है पर फिर भी उस कंपनी में उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है क्योंकि सारा काम मिमी संभालती है और मिमी के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे वो मिमी को बताती है कि वेन्यू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे हाउस और एक न्यू कार दिलाएगा और वो बिल्कुल भी मिमी का घर नहीं तोड़ना चाहती है। तो अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करेगी तो वो वेन्यू को वापस अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहेगी और इसके बदले में मिमी को उसे सिर्फ एक नया घर देना होगा दूसरी सिटी में और एक न्यू कार। जिसपे मिमी उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें $1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ पर मुद्दे की बात तो ये है कि क्या तुम उसके लायक हो क्योंकि तुम्ही ने अभी कहा कि सारी कंपनी का काम मैं संभाल रही हूँ तो वेन्यू मेरे लिए यूजलेस है और जब अब फाइनली वो तुम्हारे पास आ गया है तो तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए और तुम ये यूजलेस सी ट्रिक मेरे ऊपर आजमा रही हो और तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी। जिसके बाद वो उसे उसकी असली पहचान बताती है और क्विंची भी उसी समय वहाँ पे आ जाती है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने रख देती है और उसे धमकी देती है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर वेन्यू घर वापस नहीं आया तो मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस करके तुम्हें अंदर करवा दूंगी। ये कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं तो वो लड़की उन्हें रोकती है और मिमी से कहती है कि क्या आप नहीं चाहती हो कि आपका पति वापस घर आ जाए और अपनी गलती को सुधारे। तो मिमी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना और उसे जोर का थप्पड़ लगाती है और ये देख के क्विंची भी काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे पैसे देके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लड़की सीधे वेन्यू के पास जाती है और उसे टॉर्चर करने लगती है कि तुम्हारी फैमिली ने मिलके मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया और यहाँ पे मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तो वेन्यू से कहता है कि क्या मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो उसे इग्नोर कर दो और वो उसके पास आता है तो वो उससे दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि तुम अपनी वाइफ के बिना कुछ भी नहीं हो। जिसपे वेन्यू कहता है कि अरे तुम तो मुझसे प्यार करती हो। तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ और उसे घर के बाहर निकाल देती है। जिसपे वेन्यू कहता है कि तुमने आखिर अपनी सच्चाई दिखाई दी और जाते जाते उससे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं होटल में रुक सकूं। ये सुन के उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है और फिर बाद में वो वही पैसे निकालती है जो कि मिमी ने उसे दिए थे थप्पड़ मार के और वो भी वेन्यू को 2 झापड़ लगाती है और उसे पैसे दे देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वेन्यू फाइनली अपने मॉम के घर आता है और अपना दुखड़ा रोता है और ये न्यूज सुन के मिमी भी वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद वेन्यू उसके सामने दुखड़ा रोता है कि उसे नहीं पता था कि वो लड़की इतनी बड़ी फ्रॉड है और आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हालांकि मिमी समझ जाती है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है उसके सामने कि उसे काफी बुरा फील हो रहा है पर फिर भी वो अपने हस्बैंड को अपने घर वापस ले जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यांग सुबह सुबह उठ के सारे घर की सफाई करता है और क्विंची के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है पर क्योंकि क्विंची ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है तो वो बिना ब्रेकफास्ट करे ही ऑफिस जाने लगती है। तो यांग उसे लंच पैक करके उसे ले जाने के लिए देता है और ये देख के क्विंची उसे कहती है कि तुम वर्ल्ड के बेस्ट रूममेट हो। इसके बाद वो जाते जाते उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी अपने लिए रूम ढूंढ रहे हो। तो यांग उससे थोड़ा हेजिटेट होकर बताता है कि हाँ वो अभी भी अपने लिए रूम ढूंढ रहा है और जल्द ही उसका अपार्टमेंट खाली कर देगा। इसके बाद क्विंची जाने लगती है तो यांग उसे कहता है कि आज तुम घर जल्दी वापस आना, हम दोनों साथ में बैठ के डिनर करेंगे। जिसपे क्विंची उसे घूर के देखने लगती है तो वो कहता है कि मैं एक हस्बैंड हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हारे साथ डिनर करूँ। तो वो उसे हाँ करके वहाँ से चली जाती है और यांग उसके जाने के बाद सोचता है कि आखिर मैं उससे क्या कह रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची जब ऑफिस पहुंचती है तो मिसली उसका मजाक उड़ाती है कि उसके हस्बैंड की जॉब क्या चली गई, क्या वो अब एक प्रॉपर लंच भी अफोर्ड नहीं कर सकती है बाहर से।
तो किंची उसे बताती है कि यांग ने जबरदस्ती उसके ये लंच पैक करके दिया है और मिस ली से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड जानता है कि उसे घर कैसे मेंटेन करना है। आगे दिखाया जाता है कि फर्म में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पे मिसेस लैन अपनी नाइसी के साथ छुपते छुपाते पहुंचती है और उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई भी फर्म उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था और सभी उनकी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मिस्टर जिन और उनकी वाइफ से हेल्प मांगती है और उनका केस हैंडल करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग के फाइनेंस ग्रुप के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने मिसेस लाइन की कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई और इस वजह से स्ट्रोक आने के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो यांग उससे मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पैसे आते जाते रहते हैं पर लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी खुद की हेल्थ होनी चाहिए। जहाँ पे वो बंदा उसे बताता है कि वो ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है और उसने उस कंपनी में ज्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि उसकी डॉटर इन लॉ ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि इस लॉस की वजह से उसकी फैमिली उसके साथ है और वो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा है और बस इसी कारण से वो थोड़ा खुश भी है। वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टर जिन मिसेस लैन से पूछते हैं कि क्या वो कभी भी इस कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है या किसी भी मीटिंग को अटेंड किया है, जिसपे वो बताती है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के मिस्टर जिन कहते हैं कि ठीक है, मैं आप पे बिलीव करता हूँ, पर आपके हस्बैंड को बचाना इस मैटर से काफी मुश्किल है क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रॉड जा चुके हैं। क्योंकि वो इस कंपनी के सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो आसानी से इस फ्रॉड के केस में फंस सकते हैं। जिस पर मिस लैन उन्हें थैंक यू कहती है और उनसे कहती है कि इकलौते आप ही ऐसे पर्सन है जिसने मुझ पर बिलीव किया है, वरना सभी मुझे अभी तक फ्रॉड ही समझ रहे थे। पर वो लोग जब उन्हें बताते हैं कि इस केस में उनका हस्बैंड बुरी तरीके से फंस सकता है और उसे इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, तो मिस लैन ये सब कुछ सुन के काफी हाइपर हो जाती है और उससे कहती है कि मेरा पति कोई फ्रॉड नहीं है। तो मिस्टर जिन उन्हें समझाते हैं कि हमें वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के बारे में सोच के रखना होगा और उन्हें बताते हैं कि अगर आपके हस्बैंड ने ये फ्रॉड किया है और सारा पैसा लेके अब्रॉड भाग गए और चाइना आने से मना कर रहे हैं, तो लोगों का पैसा वापस करने के लिए कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे और उससे भी अगर सब कुछ सेटल नहीं हुआ तो उन हस्बैंड वाइफ दोनों के ही एसेट्स यानी कि घर कार सब कुछ बेचा जाएगा और इस वजह से उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सा बचाना चाहती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना होगा। ये सुन के मिसेस लैंड काफी ज्यादा हाइपर हो जाती हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि उनका पति अब्रॉड से जरूर वापस आएगा और वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची के कुछ एम्प्लॉय जो कि इकोनॉमिक डिस्प्यूट केस को हैंडल करते हैं, वो क्विंची और मिस ली को दोनों को ही टॉन्ट कर रहे होते हैं कि अब ये केस एक फैमिली डिवोर्स केस बन गया है और अब उन दोनों में से कोई भी इसे हैंडल करेगा तो वो काफी फेम हासिल कर लेगा। जहाँ पे ये दोनों ही इस केस को पहले लेने से इनकार कर देती हैं क्योंकि दोनों के लिए अपना अपना करियर इम्पोर्टेंट होता है और अभी इस केस के झमेले में फंस के वो अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। पर जैसे ही वो कैबिन में एंटर करती हैं तो अपनी अपनी सेक्रेटरी के साथ इस केस के लिए अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। दूसरी ओर हमें यांग और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका दोस्त उसे बताता है कि यांग की मॉम ने उससे यांग के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा है पर उसने यांग की कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दी। तो यांग इसके लिए उसे थैंक्स कहता है और जल्द से जल्द उसे एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि अब वो बाहर अकेले रहना चाहता था। जिसपे उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उसे अभी भी क्विंची के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि उसके वहाँ रहने से शायद ये फेक रिलेशनशिप एक असली रिलेशनशिप में बदल सके, क्योंकि वैसे भी यांग की जिंदगी में काफी कम लड़कियां हैं। यहाँ पे वो यांग से कहता है कि तुम्हारे मॉम के बाद क्विंची दूसरी लड़की है जो तुम्हारे साथ इतने दिन तक टिकी है। तो यांग उससे कहता है कि मेरी टर्टल भी एक फीमेल ही है और उसे कहता है कि क्विंची तीसरी वुमेन है जिसके साथ मैं रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड यहाँ पे यांग की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी मेंशन करता है, जिसके बाद यांग इरिटेट होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी ओर में फीफी को दिखाया जाता है जो कि जुनहुई के ऑफिस जाके उसे पिक करती है और क्योंकि दोनों ही रात के डिनर के लिए हॉटपॉट खाना डिसाइड करते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स लेने सुपरमार्केट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुपरमार्केट में हमें क्विंची और यांग को भी दिखाया जाता है जो कि साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं। पर क्विंची जो भी चीज उठा के ट्रॉली में रखती यांग उसे रिजेक्ट कर दे रहा था क्योंकि वो जंक फूड होने के साथ साथ काफी महंगा भी था, जिसपे क्विंची को गुस्सा जाता है और वो उससे कहती है कि मैं अपनी ट्रॉली में ही सारी चीजें खरीदूंगी। फिर यहाँ पे क्विंची यांग से पूछती है कि अगर तुम्हें ये केस मिलता तो तुम इसे हैंडल करते या नहीं। तो यांग उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इस केस को नहीं हैंडल करता क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की है। तो क्विंची उसे बताती है कि पर मैं मिसेस लैन का केस लेना चाहती हूँ। तो यांग उससे कहता है कि अगर वो लोग इतने लालची नहीं होते तो ये नौबत ही नहीं आती। जिसपे क्विंची कहती है कि सारी दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती ना।